हेलो एंड वेलकम टू भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 8 जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारी एक्टिविटी, सर्विस और फैसिलिटी हैं विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए एक सपोर्टिंग सिस्टम की तरह है जो हमारे ट्रेड और कॉमर्स में हेल्प करता है। हमारे आसपास हम देखते हैं रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, डैम, पावर स्टेशन, गैस पाइपलाइन या फिर ऑयल पाइपलाइन, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, साथ ही साथ एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटरी एंड मॉनिटरी सिस्टम, ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। सम ऑफ दीज हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन। इनमें से कुछ चीज़ों का हमारे प्रोडक्शन के ऊपर, गुड्स और सर्विसेज के डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और साथ ही कुछ चीज़ों का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी को बनाने में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली दो तरीके का हो सकता है, एक इकोनॉमिक, एक सोशल। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इट इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि इसमें एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आ जाता है। इट हेल्प्स टू प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करता है। जबकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा? इसमें पढ़ाई आ जाएगी, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटीज़। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में पढ़ाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ का, हाउसिंग का। तो ये सारी चीज़ें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगी। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर हम सोचें कि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बेस्ड है, तो दोनों की ही ज़रूरत है। इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर एक सपोर्ट सिस्टम है जो कि हेल्प करता है इन एफिशिएंट वर्किंग ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। फर्स्ट पॉइंट है द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विस सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर ही निर्भर करता है। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, अगर हम मॉडर्न एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करें तो वो भी तभी पॉसिबल है जब हमारे पास अच्छा रोडवेज, रेलवेज, शिपिंग हो, ताकि हम स्पीडी और लार्ज स्केल पे अपने सीड्स का, पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइजर्स का ट्रांसपोर्टेशन कर पाएँ। थर्ड पॉइंट है फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, अगर हम लार्ज स्केल एग्रीकल्चर की बात करें, देयर इज़ नीड फॉर इंश्योरेंस एंड बैंकिंग फैसिलिटीज़। जब हम बड़े लेवल पे खेती कर रहे हैं तो हमें इंश्योरेंस और बैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। देयर इज़ नीड ऑफ इरीगेशन, हमें इरीगेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है एग्रीकल्चर के लिए। एंड पावर और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। एंड इरीगेशन, पावर और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। Well developed infrastructure leads to better quality of life of people of nation, which includes facilities जैसे कि पीने के लिए साफ़ पानी की सुविधा होनी चाहिए, सैनिटेशन की अच्छी सुविधा, बेटर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़। तो ये सारी चीज़ें अगर बेहतर होंगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इम्प्रूव करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जब भी कहीं पे अगर आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, रोड्स बन रही हैं, ब्रिजेस, डैम्स, इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट अगर हो रहा है, या फिर इंडस्ट्रीज़ में और सर्विस सेक्टर में अगर डेवलपमेंट हो रहा है, तो दैट मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं। तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो वो अर्न करेंगे और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करेगा। लास्ट पॉइंट है अ कंट्री विद एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो गेट बेनिफिट्स फ्रॉम आउटसोर्सिंग वर्क। तो अगर एक कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा है तो आउटसोर्सिंग का काम भी बढ़ जाता है। टुडे इंडिया इज़ ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर BPO, KPO, कॉल सेंटर ड्यू टू गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडवांस IT सेक्टर। अभी इंडिया के अंदर में बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया एक बहुत बड़ा ग्लोबल हब बन चुका है BPO, KPO, कॉल सेंटर के लिए। और इंडिया के अंदर में IT सेक्टर भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो ये थे इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखते हैं स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है? इन इंडिया गवर्नमेंट हैज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सरकार ही एकमात्र इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के रिस्पॉन्सिबल है। बट ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स एंड इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट, हमारी सरकार बहुत हद तक इसमें पीछे रह जाती है क्योंकि हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए हमारी सरकार ने अब प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला लिया है और अब हमारे देश के अंदर में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एक साथ मिल करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है।
मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज़ में रिसाइड करता है। डिस्पाइट ऑफ सो मच टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अभी भी 90% रूरल वुमेन जो है वो बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं, क्रॉप रेसिड्यूज़ का इस्तेमाल कर रही हैं, काओ डंग का इस्तेमाल कर रही हैं एंड सूखी हुई लकड़ियों का इस्तेमाल कर रही हैं कुकिंग के लिए। तो गांव के अंदर में औरतें अभी भी जो है वो इंडक्शन और गैस के ऊपर खाना नहीं बना पा रही, वो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं कुकिंग पर्पस के लिए डे टू डे लाइफ में। इन रूरल एरिया देर इज़ नो और लो इरिगेशन फैसिलिटीज़ ड्यू टू विच रूरल पीपल को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है अपने रोज़ के काम को करने के लिए, पानी भरने के लिए। एज़ पर द सेंसस ऑफ 2001, अगर हम 2001 के सेंसस के हिसाब से बात करें तो ओनली 56% रूरल हाउस होल्ड के पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था। तो लगभग मतलब आधे लोगों के पास वहाँ बिजली की सुविधा नहीं थी। ओनली 24% पीपल हैव टैप वाटर अवेलेबिलिटी एंड बाकी सारे ओपन सोर्सेज के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, जैसे वेल्स से, टैंक से, पॉन्ड से, यहीं से पानी पी रहे हैं। तो 1/4 हमारी पॉपुलेशन के पास सिर्फ टैप वाटर था, बाकी 3/4 पॉपुलेशन जो है ओपन सोर्स से अपने पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। एज पर द NSSO ओनली 6% हैड इम्प्रूव्ड सैनिटेशन इन रूरल एरियाज इन 1996। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेस of development but India invests only 5% of its GDP। हमारे देश में GDP का सिर्फ 5% हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाते हैं, which is less than that of China and Indonesia, जो कि बहुत कम है चाइना और इंडोनेशिया के कंपैरिजन में। फॉर बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर इज़ नीड कि हम प्रॉपर अटेंशन दें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, ताकि हमारा देश आगे और तेज़ी से बढ़ पाए। चलिए अब एक टेबल के थ्रू समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ इन 2003। हम लोग ले रहे हैं चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज GDP परसेंट। चाइना अपनी GDP का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाता है, इंडिया सिर्फ 5%, पाकिस्तान 2% और इंडोनेशिया 14%। तो हम इस मामले में चाइना और इंडोनेशिया से पीछे हैं। एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, अगर हम इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटीज़ की बात करें तो वहाँ क्या हालात हैं? चाइना 38%, इंडिया 28%, पाकिस्तान 62% एंड इंडोनेशिया 66%। यहाँ सबसे पीछे हैं सैनिटेशन फैसिलिटीज़ के अंदर में। नेक्स्ट है पावर जनरेशन, किलोवाट पर 1000 पे अगर बात करें तो चाइना में है 230, इंडिया में है 107, पाकिस्तान में है 109 एंड इंडोनेशिया में है 97। यहाँ पे भी हम चाइना और पाकिस्तान से पीछे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी। Energy, it is an important source of input for many production as well as consumption activities। Energy हमें चाहिए बहुत सारे production activities को पूरा करने के लिए as well as consumption activities के लिए। There is positive correlation between economic growth and demand for energy। जैसे जैसे demand for energy बढ़ते जाएगा वैसे वैसे economic growth और improve करते जाएगा। इन इंडिया एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड इन लार्ज स्केल इन एग्रीकल्चर, हमें खेती बाड़ी के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड फार्म इक्विपमेंट। ऑल्सो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड इन हाउसेज फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए हमें एनर्जी चाहिए। लाइटनिंग एंड हीटिंग के लिए हमें घर पे एनर्जी की ज़रूरत होती है। देयर आर बेसिकली 2 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फर्स्ट वन इज़ कन्वेंशनल, सेकेंड इज़ नॉन कन्वेंशनल। Let us now know in detail the difference between conventional and non-conventional source of energy। कन्वेंशनल में सबसे पहले बात करें तो ये बहुत लंबे समय से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं और हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं, जबकि नॉन कन्वेंशनल रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। कन्वेंशनल में हम यूज़ करते हैं कोल और ऑयल को, जबकि नॉन कन्वेंशनल में सोलर, विंड, थर्मल, बायोगैस, टाइडल एनर्जी है। अभी आप अपने घर के आसपास देखते होंगे या हो सकता है आपके घर पे भी हो, सोलर पैनल्स इंस्टॉल करा लिए हैं लोगों ने अब। तो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये रिसेंटली लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया है। नेक्स्ट है कन्वेंशनल में सच सोर्सेज आर नॉन रीन्यूएबल। कन्वेंशनल जो है वो नॉन रीन्यूएबल सोर्स है, जबकि नॉन कन्वेंशनल जो है वो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कन्वेंशनल लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जबकि नॉन कन्वेंशनल अबंडेंट में है हमारे पास, उसका कोई अंत नहीं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम सोलर पैनल्स हम लोगों ने इंस्टॉल करा लिया है, तो देखिए सनलाइट हमारे पास बहुत ढेर सारी मात्रा में है, तो यहाँ पे ये सोर्स हमारे लिए अबंडेंट है।
नेक्स्ट है कन्वेंशनल, दे पोल्यूट द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को ये पोल्यूट करते हैं, जबकि नॉन कन्वेंशनल ये पॉल्यूशन फ्री है, ये हमारे इन्वायरमेंट पे कोई दुष्प्रभाव नहीं डालते। कन्वेंशनल एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ एनर्जी है, जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी चीपर मीन्स ऑफ एनर्जी है। कन्वेंशनल सोर्स को फर्दर दो में डिवाइड किया गया है, एक है कॉमर्शियल, एक है नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल रेफर्स टू दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैज़ अ प्राइस, जिसकी एक प्राइस है और यूज़र को उसको इस्तेमाल करने के लिए प्राइस को पे करना पड़ता है। इसका एग्जांपल है कोल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी। हम अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका प्राइस पे करते हैं। हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डला रहे हैं, उसका प्राइस पे करते हैं। जबकि नॉन कॉमर्शियल, जो कि कन्वेंशनल का ही पार्ट है, रेफर्स टू दो सोर्सेज ऑफ विच जनरली डू नॉट हैव अ प्राइस, इसका कोई प्राइस नहीं होता या बहुत कम प्राइस होता है, जैसे कि फायरवुड, ड्राई डंक, एग्रीकल्चर वेस्ट। तो आप अपने घर के आसपास अगर देखते होंगे कि काउ डंक कहीं आपको मिल जाए तो उसकी प्राइस बहुत कम होती है। तो बेसिकली आप कभी बाटी चोखा बनाने के लिए अपने घर पे काउ डंक लेकर के आते हैं, कंडी जिसे कहते हैं हिंदी में, अगर आप लेकर के आते हैं तो उसका प्राइस काफ़ी कम है। वो आपको 10 रुपये में बोरा भर के मिल जाएगा या वो आपको 1 रुपीज़ पर पीस मिल जाएगा। तो वहाँ पे कंपैरेटिवली प्राइस बहुत कम है। हो सकता है कि कोई लोग उसे बिना प्राइस के ही दे दें। नेक्स्ट है कॉमर्शियल में दे आर जनरली एग्जॉस्टिबल, जबकि नॉन कमर्शियल में है दे आर जनरली रीन्यूएबल। तो कॉमर्शियल जो है वो नॉन रीन्यूएबल है, जबकि नॉन कमर्शियल जो है वो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कॉमर्शियल के लिए कह रहा है दे हैव अ मार्केट, जहाँ पे इसे बेचा जाता है और इनकी एक प्राइस होती है, जबकि नॉन कमर्शियल का एज सच कोई मार्केट नहीं है और इसीलिए इसकी कोई फिक्स प्राइस होती नहीं। जनरली ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाता है। कॉमर्शियल मोस्टली यूज फॉर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल पर्पसेस, जबकि नॉन कमर्शियल को हम लोग डोमेस्टिक और कंजप्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कंपैरेटिवली कम इस्तेमाल होने लगा है। नेक्स्ट टॉपिक है कंजप्शन पैटर्न ऑफ एनर्जी इन इंडिया। It shows the percentage use of different sources of energy. कॉमर्शियल एनर्जी कंजप्शन इंडिया में 65% है ऑफ आवर टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड। हमारे देश में जितना भी एनर्जी कंजप्शन होता है उसका 65% कॉमर्शियल एनर्जी का इस्तेमाल है। इट इंक्लूड्स 55% कोल, 31% ऑयल, 11% नेचुरल गैस एंड 3% ऑफ हाइड्रो एनर्जी। नॉन कॉमर्शियल एनर्जी का कंजप्शन सिर्फ 30% है, जिसमें फायरवुड, काउ डंग, एग्रो वेस्ट ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये टोटल हमारा कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल कितना हो गया, 95%। तो ये हमारा कन्वेंशनल हो गया, जबकि नॉन कन्वेंशनल जो है वो सिर्फ 5% है। इंडिया डिपेंड ऑन इम्पोर्ट फॉर क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच आर लाइकली टू ग्रो मोर देन 100% इन द नियर फ्यूचर। हमारा देश डिपेंड करता है क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए बाहर के देशों पे, और जिसका यूजेस आने वाले समय में और बढ़ने वाला है। चलिए अब देखते हैं सेक्टोरियल पैटर्न ऑफ कंजप्शन ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी। कॉमर्शियल एनर्जी का भी हमने ऊपर पढ़ा कि 60% यूजेस है। तो जानते हैं कि कहाँ पे किस सेक्टर के अंदर में कितना यूजेस है। 1953 एंड 1996 का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। हाउस होल्ड 1953 में 10% कॉमर्शियल एनर्जी को यूज़ कर रहा था, अब ये 12% हो गया। एग्रीकल्चर में 1% से 9% का इंक्रीमेंट हुआ है। इंडस्ट्रीज़ में 40% से 42%। ट्रांसपोर्टेशन में इसका यूजेस कम हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन में 44% से 22%। अदर सेक्टर्स में अगर बात करें तो 5% से 15% का यूजेस हो रहा है। The above table shows that industries has largest share of 42% of consumption of commercial energy। तो हमारा जितना भी commercial energy इस्तेमाल हो रहा है, अधिकतम majority of that हमारा industries में इस्तेमाल हो रहा है। The share of transportation has declined। transportation आपने देखा कि कम हो गया है। transportation में पहले हम कोल वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, अब धीरे धीरे ये रिड्यूस हो गया है, हम और बेटर सोर्सेज के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। तो 44% से 22% हो गया, हाफ हो गया है। वाइल देयर इज़ इंक्रीज इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन कंजप्शन ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी, जो कि 1% से 9% हो गया है, बट इट इज़ स्टिल लो एंड शोज दैट देयर इज स्टिल डिपेंडेंसी ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स। तो ये था अबाउट एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है पावर, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। पावर और इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन द मॉडर्न पीरियड।
टू अटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें हर जगह पे, हर स्टेप पे ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की। द ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड फॉर पावर इज़ मोर देन द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। टू हैव 8% जीडीपी ग्रोथ, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीडीपी ग्रोथ एटलीस्ट 8% हो, वी रिक्वायर 12% ग्रोथ ऑफ पावर सप्लाई। तो हमें कम से कम 12% ग्रोथ रेट पावर सप्लाई का हर साल चाहिए। फॉर दिस ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज़ बीइंग मेड इन पावर प्रोजेक्ट, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर में बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर रही है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन? तो सोर्सेज क्या है पावर जनरेशन के, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला है थर्मल पावर। व्हेन पावर इज जनरेटेड आउट ऑफ कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, तो उसे थर्मल पावर कहते हैं। इट इज़ मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इसमें 71% हमारा पावर जनरेशन थर्मल पावर से होता है, 71%। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, व्हेन पावर इज जनरेटेड फ्रॉम वाटर और फास्ट फ्लोइंग रिवर और डैम्स, तो उसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये चीपेस्ट एंड पॉल्यूशन फ्री सोर्स है और ये रीन्यूएबल भी है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर। व्हेन पावर इज जनरेटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम, थ्योरियम, प्लूटोनियम, तो उसे न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर कहते हैं। ये इकोनॉमिकल तो है, लेकिन लंबे समय की अगर हम बात करें तब हमें ये सस्ता पड़ता है। पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ वेरियस सोर्सेज की पावर जनरेशन कैपेसिटी क्या है? जनरेशन ऑफ पावर इन थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैज़ इंक्रीज। ओवर द टाइम पीरियड डेवलपमेंट हुआ है और उसी के साथ साथ पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ चुकी है। द इंस्टॉल कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 1700 मेगावाट्स जो कि 1950 में था से 1,24,300 मेगावाट्स जो कि 2005 का डाटा है। थर्मल का है 88.6 जो कि 71% है, हाइड्रो का है 32.3 जो कि 26% है, न्यूक्लियर पावर का है 3.4 जो कि 3% है। टोटल 1,24,300 मेगावाट पावर जनरेशन हो रहा है एज पर द डाटा ऑफ 2005। थर्मल पावर बिगेस्ट सोर्स है पावर जनरेशन का 71%, हाइड्रो सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है एंड सबसे छोटा सोर्स, सबसे स्मॉलेस्ट सोर्स है हमारा न्यूक्लियर पावर। चलिए अब पढ़ते हैं कि क्या है चैलेंजेस पावर सेक्टर में। द जनरेशन ऑफ पावर स्टिल इनसफिशिएंट, जितनी हमें बिजली की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, उतना अभी तक प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है। इंडिया इज़ फेसिंग सीरियस पावर क्राइसिस इन द रीसेंट ईयर्स। सम चैलेंजेस आर एज फॉलोज। सबसे पहला है इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जितनी हमें बिजली की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, उतना बिजली का उत्पादन जनरेशन नहीं हो पा रहा। इंडियाज़ इंस्टॉल कैपेसिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट सफिशिएंट कि वो अपने एनुअल यूजेस को पूरा कर पाए। इंडिया नीड टू ऐड 1 लाख मेगावाट ऑफ न्यू कैपेसिटी बट इट इज़ ओनली एबल टू ऐड 20,000। तो जितनी हमें ज़रूरत है हम सिर्फ उसका 20% ही फुलफिल कर पा रहे हैं। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी, द इंस्टॉल कैपेसिटी इज़ अंडर यूटिलाइज क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो प्रॉपरली रन नहीं कर रहे। तो प्लांट लोड फैक्टर जिसे PLF कहते हैं वो बहुत ख़राब है इंडिया के अंदर। Poor performance of state electricity board. These state electricity boards are running at a loss and loss is too huge. Rupees 500 billion का loss है which is due to the transmission and distribution loss. Wrong pricing का loss है, बिजली का चोरी होता है। Also free supply of electricity to agriculture भी इसका एक major reason है। Shortage of inputs. There is shortage of raw material and coal supply जिसकी वजह से thermal power plants properly काम नहीं कर पा रहे, जितना प्रोडक्शन दे सकते हैं उतना नहीं दे पा रहे। एंड जैसा भी आपको बताया कि थर्मल पावर प्लांट 70% से ऊपर का प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो कोयले की ज़रूरत है, कोल की ज़रूरत है, कोयला ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट है लिमिटेड रोल ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स। प्राइवेट सेक्टर का एंड फॉरेन का इसमें लिमिटेड रोल है। मेजरली इसमें अभी भी गवर्नमेंट का रोल प्ले हो रहा है एंड प्रॉपरली नहीं काम चल पा रहा। लास्ट है लैक ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन। ऑल्सो हम लोगों के तरफ से भी दिक्कत है, पब्लिक का कोऑपरेशन नहीं होता ड्यू टू हाई पावर टैरिफ्स, टू मच पावर कट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। अब चैलेंज तो है, लेकिन क्या है ऐसे मेजर्स जिससे हम पावर क्राइसिस को फुलफ़िल कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं, कैसे हम इस परेशानी से निकल सकते हैं? सबसे पहला इम्प्रूवमेंट इन प्लांट लोड फैक्टर। हमें PLF को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बेटर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, प्लांट की कैपेसिटी को फुलर यूज़ करना पड़ेगा ऑप्टिमम। सेकेंड पॉइंट है कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज। जो भी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान लॉस हो रहे हैं
उसको मिनिमाइज़ करें, कंट्रोल करने की कोशिश करें। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मस्ट एम एट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशंस पे हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से हमारा मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्शन होता है, मेजॉरिटी ऑफ जनरेशन होता है पावर का। फोर्थ पॉइंट है प्रमोट रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स का रोल इसमें बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स 5th largest producer of wind power with more than 95% इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। तो इंडिया पूरे दुनिया के अंदर में 5वें नंबर पे प्रोड्यूसर है, 5वां सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है विंड पावर का, और 95% उसकी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की है। तो हमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना पड़ेगा। एनकरेज यूज़ ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज, रीन्यूएबल जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है उसका इस्तेमाल बढ़ाना पड़ेगा। इकोनॉमिक, सोशल, इन्वामेंटल बेनिफिट्स हैं उसके, और ये अबंडेंट में बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है। 6th पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पोटेंशियल। इंडिया इज़ क्वाइट रिच इन हाइड्रो पावर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट है अदर मेजर्स टू मीट द एनर्जी क्राइसिस, देयर मस्ट बी इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, कैपिटल फॉर्मेशन करना पड़ेगा, बेहतर रिसर्च करनी पड़ेगी, एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना पड़ेगा, ताकि हम फुलफिल कर पाएँ, मीट कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ अपनी पावर क्राइसिस को। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ। एज वी नो हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज़। अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है दैट डज नॉट मीन्स कि आप हेल्दी हैं। हेल्थ में और भी चीज़ें आती हैं, फिजिकल भी, मेंटल भी एंड सोशल वेलबींग होना भी ज़रूरी है। It is yardstick of one's well-being. It is important for overall growth and development of nation. Health improves the efficiency and productivity of a person and he is able to contribute more in the economic development of nation. एक healthy person जितना अच्छे से, जितना ज़्यादा काम कर सकता है, unhealthy और sick person से हम उतना उम्मीद नहीं रख सकते। It is responsibility of government to ensure that health facility हर किसी तक पहुँचे, even at the पूरेस्ट पर्सन के पास भी हेल्थ फैसिलिटीज़, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। हेल्थ इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, न्यूट्रिशनल लेवल एंड इंसिडेंस ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। Health infrastructure includes hospitals, doctors, nurses and other paramedical professionals, beds, equipments required in hospital and well-developed pharmaceutical industry. It must be present and most important, ये नहीं कि सिर्फ present रहे, most important, it must be available, accessible for all. लेट अस नाउ नो हेल्थ स्टेटस क्या रहा है इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद भारत में हेल्थ का स्टेटस क्या रहा है, सिचुएशन क्या रही है, चलिए जानते हैं। सिंस इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकल एजुकेशन, अडल्टरेशन ऑफ फूड, ड्रग एंड पॉइजन्स, मेडिकल प्रोफेशन, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मेंटल डेफिशिएंसी एंड ल्यूनेसी। यूनियन गवर्नमेंट ने फ्रेम की बहुत सारी पॉलिसीज़ और बहुत सारे प्लान्स बनाए फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स असिस्टेंस, मतलब हेल्प टू स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, ताकि वो इन प्रोग्राम्स को ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री में इम्प्लीमेंट करें। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, बट द हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल इज़ फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। हम पॉपुलेशन में तो दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज़ में हम काफ़ी पीछे हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज़। लेकिन अगर हम बात करें पीछे के 50 सालों की, तो इंडिया ने अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और इसमें इम्प्रूवमेंट किया है। चलिए डिस्कस करते हैं एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ओवर द ईयर्स देयर हैज़ बीन वाइड इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ सेक्टर इन आवर कंट्री। अगर हम विलेज लेवल पे बात करें, वेराइटी ऑफ हॉस्पिटल सेटअप किए गए हैं। इंडिया ऑल्सो हैज़ लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स जो कि वॉलेंट्री एजेंसी और प्राइवेट सेक्टर द्वारा चलाए जाते हैं। सिंस इंडिपेंडेंस देयर हैज़ बीन एक्सपेंशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ड्यूरिंग 1951 से लेकर के 2000 तक की बात हो रही है। द नंबर ऑफ बेड्स एंड डिस्पेंसरीज इम्प्रूव की हैं, इंक्रीज़ की हैं। नर्सिंग पर्सनल्स भी बढ़ गए हैं, डॉक्टर्स भी ज़्यादा हो गए हैं। विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देयर हैज़ बीन एरेडिकेशन ऑफ मैनी डिसीजेज़, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, जेनुआ वॉर्म्स, पोलियो, लेप्सरॉय, ये सारी डिजीज़ इरेडिकेट हो गई हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर।
अब एक टेबल की मदद से समझते हैं कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है हेल्थ सेक्टर में 1951 से 2005 में। 1951 में सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जिसे SC, PSC और CHC कहते हैं वो थे सिर्फ 700 के अप्रॉक्सीमेट, जो कि 2005 में बढ़ करके 1,71,000 प्लस है। हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज़ की बात करें तो 1951 में थे लगभग 9,200 के ऊपर और अब बढ़ करके हो गए हैं 32,000 प्लस। डॉक्टर्स 61,800 थे, अब बढ़ के हो गए हैं 6,60,800 के ऊपर। नर्सिंग पर्सनल्स जो 18,000 अप्रॉक्सीमेटली थे अब 14 लाख के ऊपर हैं, लगभग 15 लाख। बेड्स जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का मिला करके 1,17,000 अप्रॉक्सीमेटली था, अब वो बढ़ कर के हो गया है 9,14,000 अप्रॉक्सीमेटली। तो इसे देख करके कहा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और ख़ास करके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है पीछे के 5 डिकेड्स में, 50 सालों में। चलिए अब डिस्कस करते हैं 3 टियर सिस्टम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 3 लेवल्स में बटा हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। प्राइमरी हेल्थ केयर में हम आइडेंटिफाई, प्रिवेंट एंड कंट्रोल करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स को। यहाँ हम अवेयर करते हैं पेशेंट को रिगार्डिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, एडिक्वेट वाटर सप्लाई, बेसिक सैनिटेशन एंड फोकस करते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्टिशियस डिजीजेज एंड प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। इसमें SC, PSC, CHC इंक्लूड होता है और ये विलेज और स्मॉल टाउन लेवल पे होता है। जनरली इसमें एक डॉक्टर, एक नर्स और काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में मेडिसिन की अवेलेबिलिटी होती है। अगर पेशेंट यहाँ पे ठीक नहीं होता, उसकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं होती, तो यहाँ से उसे सेकेंडरी और टर्जरी हॉस्पिटल्स में रेफ़र कर दिया जाता है। सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ है, यहाँ सर्जरी, ECG की सुविधा उपलब्ध है, यहाँ बेटर फैसिलिटीज़ हैं एंड मोस्टली ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और बड़े शहरों में आपको मिल जाएगा। टर्जरी हेल्थ केयर में एडवांस इक्विपमेंट है, मेडिसिन हैं एंड कैन अंडरटेक कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। दे इम्पार्ट क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन एंड कंडक्ट रिसर्च एंड ऑल्सो प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, जैसे कि दिल्ली का एम्स जो है वो टर्जरी हेल्थ केयर में आता है। तो बेसिकली ये थे हमारे 3 levels of healthcare facilities, that is primary, secondary and tertiary। चलिए अब जानते हैं कि क्या है रोल प्राइवेट सेक्टर का। There has been increase in the role of private sector in providing health care facilities। इंडिया में लगभग 70% हॉस्पिटल्स आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर द्वारा चलाए जा रहे हैं। 2/5 मतलब 40% बेड्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में है। 60% डिस्पेंसरीज प्राइवेट सेक्टर द्वारा चलाई जा रही है। प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है 80% आउट पेशेंट एंड 46% इन पेशेंट्स को। प्राइवेट सेक्टर ना सिर्फ हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मेडिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल एंड प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आज के समय में प्राइवेट सेक्टर द्वारा की जा रही हैं। मैनी NRI एंड इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने तो इंडिया में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स तक बना दिए हैं टू अट्रैक्ट इंडियाज़ रिच एंड मेडिकल टूरिस्ट। देयर हैज़ बीन ग्रोथ इन प्राइवेट सेक्टर, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है प्राइवेट सेक्टर में। सम प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है और उन्हें कहा जाता है क्वैक्स। स्टिल द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट का रोल अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि जो हमारी पुअर पॉपुलेशन है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करती है बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत महंगे हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच इज़ ISM। इंडिया का अपना खुद का सिस्टम है हेल्थ केयर का, जिसे हम आयुष के नाम से जानते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी। तो 6 सिस्टम इसके अंदर में आते हैं। आज के समय में 3004 ISM हॉस्पिटल्स हैं, 23,028 डिस्पेंसरीज़ हैं, 6,11,431 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं ISM के इंडिया में। ISM बहुत इफ़ेक्टिव, सेफ़, इनएक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत कम एफर्ट दिखाया गया इसको प्रमोट करने के लिए, इसीलिए ये कम पॉपुलर है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर।
इंडिया जो कि वर्ल्ड वाइड सेकेंड नंबर में पॉपुलेशन पे है, लेकिन अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बात करें तो ये फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री है व्हेन कंपेयर टू चाइना एंड अदर डेवलप्ड कंट्री। हमारे देश में जीडीपी का सिर्फ 4.8% हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड किया जाता है, जो कि दूसरे देशों से काफ़ी कम है। India has about 17% of the world population, but it has around 20% of the global burden of diseases. इंडिया में 17% दुनिया की पॉपुलेशन है और 20% ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेज है। एवरी ईयर अराउंड 5 लाख बच्चे इंडिया में वाटरबॉर्न डिजीजेज से मर जा रहे हैं। डेंजर ऑफ एड्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। माल न्यूट्रिशन एंड इनएडुकेट सप्लाई ऑफ वैक्सीन्स की वजह से 2.2 मिलियन बच्चों का हर साल डेथ हो जाता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारी पॉपुलेशन में सिर्फ 20% पॉपुलेशन को पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल पा रही है। सिर्फ 38% पीएचसीज में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है एंड सिर्फ 30% पीएचसीज में मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटी अगर पुअर पर्सन के बाद बात करें तो काफ़ी कम है। नेक्स्ट टॉपिक है रूरल अर्बन डिवाइड एंड रिच पुअर डिवाइड। रूरल पीपल हैव लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एंड ऑल्सो दे हैव लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ विच इज़ कॉज ऑफ रूरल अर्बन डिवाइड। 70% हमारी पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है, लेकिन सिर्फ 20% अस्पताल एंड 50% डिस्पेंसरीज रूरल एरिया में है। आउट ऑफ 7 लाख बेड्स ओनली 11% जो है वो रूरल एरियाज़ में है। पीएचसी जो गांव देहात के इलाके में है वहाँ पे एक्सरे ब्लड टेस्ट तक की फैसिलिटी नहीं होती। विलेजर्स डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी, गायनेकोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऑब्स्टेट्रिक्स, ये सारी सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती। देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स इन रूरल एरिया में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती। पीएचसीज़ में अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि सिर्फ 38% पीएचसीज़ में डॉक्टर्स हैं, बाकी 62% जगह पे डॉक्टर्स की ही अवेलेबिलिटी नहीं है। 6 पॉइंट है द पुअरेस्ट 20% पॉपुलेशन 12% अपने इनकम का हेल्थ केयर पे खर्च कर दे रही है, जबकि रिच का अगर ये बात करें तो सिर्फ 2% होता है। There is great divide of healthcare in rural and urban area and measures must be taken कि हम इसे भविष्य में सुधार पाएँ। अब बात करते हैं वुमेन हेल्थ की। Women constitute around half of our total population in India, but they suffer many problems in the field of education, health facilities, and participation in the economic activity. There is growing incidence of female fratricides in our country. There are incidences of child marriages. हमारे देश में 50% से ज़्यादा मैरिड वुमेन्स जो कि 15 से 49 एज ग्रुप को बिलोंग करती हैं, अनीमिया, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, आयरन डेफिशिएंसी, इन सब वजहों से मर जाती हैं। अबॉर्शंस आर ऑल्सो कॉजेज ऑफ मैटरनल मोर्टेबिलिटी इन इंडिया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवेयर पीपल रिगार्डिंग हेल्थ एंड हाइजीन। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एजुकेट करें और अवेयर करें लोगों को रिगार्डिंग हेल्थ एंड हाइजीन, खास करके औरतों को। एंड ऑल्सो देयर इज़ नीड टू सेट अ पब्लिक प्राइवेट participation to provide better quality and affordable health care facilities for all. Today, health is a basic human right. The ultimate aim is to help people to move towards a better quality of life. अगर health अच्छी होगी तो quality of life automatically improve करेगा. First point है provide better healthcare facilities to all the citizens of our country. Second, focus करेंगे कि कैसे उन्हें educate कर पाएँ, कैसे उन्हें efficient health infrastructure provide कर पाएँ. Third, awareness regarding health and hygiene. Fourth, टेलीकॉम एंड आईटी सेक्टर इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में। फिफ्थ, सीरियस स्टेप्स मस्ट बी टेकन कि कैसे हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को प्राइमरी लेवल पे सुधार पाएँ। एंड 6 पॉइंट है कि हमें P3 मॉडल का इस्तेमाल करना है, विच इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू प्रोवाइड रिलायबल, क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फॉर ऑल। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। देयर हैज़ बीन सो मच डेवलपमेंट इन हेल्थ केयर सिंस इंडिपेंडेंस, लेकिन अभी भी कहीं कहीं कुछ कमियां रह गई हैं। सबसे पहला, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। डेवलपमेंट तो हुआ है लेकिन उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। दूसरा, स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। तीसरा, पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज़। फोर्थ, लैक ऑफ मैन पावर, डॉक्टर्स की कमी है, मेडिकल स्टाफ की कमी है, मेडिकल पर्सनल्स की कमी है। फिफ्थ पॉइंट है वाइड स्प्रेड माल न्यूट्रिशन, जो कि खास करके बच्चों में पाया जा रहा है। सिक्स्थ है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट शुड टेक द फॉलोइंग मेजर्स टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फॉर एवरीबडी इन आवर कंट्री।
चलिए अब पढ़ते हैं अपना लास्ट टॉपिक जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से और जल्दी हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेज़ी से और जल्दी डेवलप करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सपोर्ट सिस्टम है फॉर एवरी इकोनॉमी, सो एफर्ट्स मस्ट बी टेकन कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे और स्ट्रॉन्ग बनाएं, कैसे और बेहतर करें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती हैं। पहला है फोकस ऑन रिड्यूसिंग रूरल अर्बन डिवाइड। ये जो गैप है बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया हमें उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। दूसरा, बेटर रोड्स, बेटर कम्युनिकेशन, पावर, स्कूल, हॉस्पिटल्स, हाउसिंग, ये सारी चीज़ें हम रूरल एरियाज़ में भी पहुंचाएं क्योंकि ये हमारी मॉडर्न डे नीड्स है। थर्ड है विद मॉडर्नाइजेशन देयर इज़ डिमांड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड भी बढ़ते जा रही है। एंड फोर्थ पॉइंट है आफ्टर 1991 जो कि हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये था हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर का एक क्विक रिविजन। आई होप ये वीडियो एग्ज़ाम में आपके काम आए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर से फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।